दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में चुनाव, संगठन और सरकार, ये तीन बहुत अहम चीज है। लेकिन सरकार और संगठन के बीच में चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर संगठन और सरकार मजबूत नहीं है तो चुनाव में उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ऐसा लोकसभा चुनाव में हो चुका है। जी हाँ, बर्फ पिघलना गर्मी बढ़ने के संकेत होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के संकेत होते हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर बर्फ पिघलती है तो इसका मतलब ये होता है कि राजनीति के मैदान में जटिल से जटिल संबंधों पे दोबारा एक कयास लगाए जा सकते हैं कि संबंध सुधर सकते हैं। यानी ये राजनीतिक गलियारों में इस बात का संकेत जाता है कि शायद अब कुछ बात बन सकती है। अब बात बनेगी कि नहीं बनेगी और कितनी बनेगी और दूसरे लोग इसको कितना बनने देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और जब ये राजनीति के हलकों में इस बात की गुंजाइश होती है कि कोई दो विरोधी या विरोधी मान लें, वो एक हो सकते हैं या एक हो रहे हैं, तो तीसरा पक्ष कभी भी इतनी आसानी से उनको एक नहीं होने देना चाहता। और ये बात लोकसभा चुनाव के बाद लगातार देखी जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व के बीच में एक दरार साफ नजर आ रही थी। दरार के मायने तो बहुत सारे थे, नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई। लेकिन उस नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में अगर सही मायने में कहें तो नंबर 2 और 3 की लड़ाई थी, 1 और 2 की लड़ाई नहीं थी। क्योंकि मोदी जी तो सर्वमान्य नेता थे, हैं, उसमें कोई सवाल नहीं था। सवाल नंबर 2 का था। और 2 की लड़ाई में चाणक्य और योगी, मोदी के बाद योगी, यही असली लड़ाई थी। और काफी लंबे समय से इस पर ऐसी धूल जमा दी गई थी कि योगी जी को हर तरफ से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही थी। यद्यपि कोशिश अभी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जारी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक हिंदू ब्रांड का, फायर ब्रांड का वो ओजस्वी नेता है जिसको आप दबा नहीं सकते, जो आपकी चमचागिरी करके सरकार और संगठन का काम नहीं कर सकता। वो दोगलेपन की राजनीति नहीं कर सकता। वो प्रखरवादी नेता है, ओजस्वी वक्ता है, जब बोलता है तो उसकी बात सुनी जाती है। और आरएसएस ऐसे नेताओं के पीछे खड़ा होता है, उनको दबने नहीं देता, झुकने नहीं देता, और झुकाने वालों को एहसास करा देता है कि कम से कम इसको झुकाने की कोशिश मत करना। और शायद एक लंबे अंतराल के बाद बहुत से लोगों के ना चाहने के बावजूद दिल्ली की सत्ता में योगी जी को दोबारा बुलाया गया। प्रधानमंत्री के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक लंबी मुलाकात हुई, लंबी बैठक हुई। कहा गया कि प्रयागराज में कुंभ है, उसके लिए आमंत्रण देने आए थे, लेकिन ये प्रयागराज के कुंभ का आमंत्रण नहीं था, ये निमंत्रण नहीं था। सियासत में जो हो रहा है, सत्ता, सरकार और संगठन के पीछे जो खेल हो रहा है, उस खेला के ऊपर ये बैठक बहुत अहम थी। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के बीच में अगर बर्फ पिघल रही थी तो तकलीफ होना दूसरों को लाजमी था। अब क्या है इसकी असलियत? क्यों ऐसे माहौल पैदा किए जा रहे हैं कि बर्फ पिघलने ना पाए, उसके पहले जमा दी जाए?
हम आपसे विस्तृत रिपोर्ट लेके बात करते हैं। इसके पहले एक दूसरी बहुत बड़ी खबर भी है। महाराष्ट्र में जहां चुनाव हो रहा है वहां पर भाजपा का जो संगठन है महायुति, उसके लिए एक बुरी खबर है। मराठा आंदोलन के फाउंडर मेंबर कह लीजिए, जनक कह लीजिए, मनोज जरांगे पाटिल, जो लगातार उन्होंने घोषणा की थी कि हम पूरे महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशी खड़े करके चुनाव लड़ाएंगे, और यही महायुति का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि अगर जरांगे ने प्रत्याशी खड़े कर दिए तो महाविकास आघाड़ी को आराम से हराया जा सकता है वोट बंटवा करके। लेकिन दोस्तों, महाविकास आघाड़ी में एक ऐसा धूर्त पॉलिटिशियन बैठा है जिसकी राजनीति एक लंबे अरसे लोगों की उम्र नहीं होती है। उसका नाम है शरद पवार। जरांगे ने अपने फैसले वापस ले लिए हैं। इसका राजनीति पे क्या परिणाम पड़ेगा, चुनाव में क्या परिणाम पड़ेगा, हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके पहले आपसे पुनः निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि आरएसएस जिस चीज की असली लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे हिंदूवादी प्रखर नेता को बना दिया जाए जिसका खुद का अपना स्वाभिमान हो, जिसकी खुद की एक पहचान हो, जो किसी पहचान को मोहताज ना हो, और इसका चैप्टर क्लोज किया जाए। काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे टाइम से आरएसएस इस पर लगा हुआ है, और यही कंडीशन आरएसएस के साथ ही योगी जी के साथ है। आरएसएस की भी बातचीत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और अमित शाह से नहीं हो रही थी, एक लंबा गैप था। लेकिन योगी जी को यूपी में हटाने की जो चुनाव के बाद कोशिश की गई थी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केशव मौर्य के थ्रू, उसका पटापेच सिर्फ आरएसएस के साथ होने के कारण हुआ, वरना दिल्ली के सल्तनत में बैठे लोग योगी जी को हटाने का मन बना चुके थे। लेकिन आरएसएस अपने जीते जी काम नहीं होने देती और नहीं होने दिया। अब इस पे एक नया सवाल खड़ा हो गया है। योगी जी की 1.5 घंटे की मुलाकात चाणक्य भाई नहीं। अब योगी का ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश की गई, ऑल्टरनेटिव है नहीं। असम का मुख्यमंत्री है जो सिर्फ जहर उगलता है। कांग्रेस से आया था, और जब कांग्रेस से कोई व्यक्ति आके भाजपा में बैठता है तो ज्यादा जहर उगलता है, दिखाने के लिए कि हम भाजपा के साथ हो गए, भाजपा में खो गए हैं, भाजपा में विलीन हो गए हैं, तो कुछ ज्यादा ही जहर उगल रहा है। झारखंड में जाके, महाराष्ट्र में जाके, दूसरे राज्यों में जाकर के इतना जहर उगलता है जिससे वो हिंदुत्ववादी ब्रांड का चेहरा बन जाए। लेकिन आरएसएस उसको घास नहीं डालता, क्यों? आरएसएस जानता है कि ये प्रयोगशाला में पनपा हुआ नेता नहीं है, ये एक भगोड़ा बाहर से आया हुआ है जो उस पार्टी का नहीं हुआ जिस पार्टी ने उसको एक अस्तित्व दिया, उसको नाम दिया। तो कल ही हमारी भाजपा का क्या होगा? कल इसको फिर मौका मिलेगा, भाजपा छोड़ के चला जाएगा। और आरएसएस इस बात का लगातार विरोध करती रही है कि जितने भगोड़े नेताओं को भाजपा ने बड़े बड़े पदों पर बैठा है, इससे जो स्वयंसेवक है, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो पार्टी से पीछे हट रहा है, पार्टी के कार्यक्रमों से पीछे हट रहा है। क्योंकि जब उसको पूरी जिंदगी लगाने के बाद उसको कुछ हाथ नहीं आएगा, ऐसे भगोड़े नेता आके मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, मंत्री बन जाएंगे, तो फिर उस कार्यकर्ता का क्या होगा जो अपनी जिंदगी पूरी भाजपा के पीछे लगा के बैठा है। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि आखिर ये असम का मुख्यमंत्री जो बयानबाजी कर रहा है, इसके पीछे कौन है? पीछे वही लोग हैं जो योगी के विरोधी हैं। और जब योगी ने बयान दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो उसने और जहर उगला, लेकिन उसको तवज्जो नहीं मिल रही है। फर्क इतना है, योगी है, उसके ऐसे नेता रोज पैदा होते खत्म हो जाते हैं, लेकिन योगी जैसे नेता रोज पैदा नहीं होते। और सिर्फ इस बात को जानता है। ये बैठक इस मामले में बहुत अहम थी। योगी को तवज्जो न देने के पीछे दूसरा कोर ग्रुप लगा हुआ था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंतोगत्वा प्रधानमंत्री को एहसास हुआ कि योगी सही मायने में मोदी के बाद अगर कोई है तो योगी है, इस बात को मान लेना चाहिए।
और इस बैठक ने अहम फैसले की तरफ संकेत दिया, क्योंकि आरएसएस चाहता था कि अगर संजय जोशी के नाम पर सहमति नहीं बन रही है तो फिर योगी जी को लाके दिल्ली बैठा दो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल यहां दूसरा है दोस्तों। सवाल दूसरा यह है कि अगर योगी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो यूपी की सत्ता का क्या होगा? सत्ता चलाने लायक भी कोई दूसरा नेता इस काबिल नहीं है कि उसको यूपी की कमान सौंप दी जाए और सरकार चला सके। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। योगी जी और मोदी जी की बर्फ पिघलने के बावजूद, एक इंटरनल तैयारी के बावजूद ये एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है योगी जी को दिल्ली बुलाया जा सकता है, मोदी जी इस पर तैयार हुए। लेकिन कैसे? यूपी जो भारतीय जनता पार्टी की कर्मभूमि, जन्मभूमि और उनकी वो फाउंडेशन है जिसके बेस पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति का जन्म हुआ, वहां पे अगर कोई योगी नहीं होगा तो फिर यूपी से ही तो रास्ता जाता है दिल्ली का। अगर वो रास्ता बंद हो गया, उसमें जंग लग गई तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा अहम फैसला लेना है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, जबकि आरएसएस ये चाहता है कि पहले दिल्ली संभालो, यूपी को संभाल लिया जाएगा। लेकिन यूपी को संभालना इतना आसान नहीं है। दिल्ली संभल जाएगी जब तक मोदी जी बैठे हैं, लेकिन योगी के बगैर यूपी में क्या होगा? अब सवाल इस बात का है कि आखिर इसका रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि ये एक संघ का प्रयास था और संघ के प्रयास से जो मथुरा में बैठक हुई योगी जी की, उसके बाद जो योगी जी की बैठक प्रधानमंत्री के साथ हुई रविवार को, उससे ये बात तो साफ हो गई कि संघ की जो पहल है उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक्नॉलेज कर रहे हैं और जान रहे हैं कि संघ के बगैर अब रास्ता आगे का बहुत कठिन है। इसे संघ जो चाहता है उस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा और उसकी पॉजिटिविटी को समझना पड़ेगा। अगर कोई सकारात्मक संकेत है संघ का तो हमें उसको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार और संगठन की मजबूती अगर समन्वय नहीं बना तो हर्ष आगे वाला बहुत बुरा होगा। क्योंकि विपक्ष अब वो विपक्ष नहीं रहा जिसको कि आप एक झटके में बैठा देते थे और 100 सांसदों को एक दिन से पार्लियामेंट के अंदर बाहर कर देते थे। वो वक्त चला गया। अब सहमति तो बन गई मोदी जी के सामने योगी जी की, लेकिन किया क्या जाए? अंतोगत्ता ये चिंता का विषय काफी अहम था। संकेत दिए गए कि देखिए किसी भी कीमत पर योगी जी के बगैर यूपी नहीं चल सकता है, इसलिए दिल्ली में उनका मार्गदर्शन तो लिया जाएगा, उनकी सेवाएं ली जाएंगी, लेकिन यूपी को छोड़ना एक नकारात्मक राजनीति का संकेत होगा जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अभी यूपी की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है, ऐसे में योगी ही साथ रहकर के उसको संभाल सकते हैं। फिर अंतोगत्वा बात आके वहीं खड़ी हो गई। फिर संजय जोशी के नाम पर क्या होगा? अब आरएसएस की दूसरी कोशिश है कि योगी जी के थ्रू मोदी जी इस बर्फ को पिघलाएं कि संजय जोशी के नाम पर कोई सहमति बन जाए। संजय जोशी भी पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार और संगठन के बीच में एक रोल प्ले करना चाहते हैं जिससे कि सरकार और संगठन का फायदा हो। आरएसएस की जो स्कीम है हिंदुत्व को लेकर के, जो एजेंडा है, उसको सार्थक पहल के रूप में अपनाया जाए। उसके लिए जरूरी है कि एक ब्रांडेड नेता, एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार और संगठन के बीच में लंबे समय तक काम कर चुका हो, वो संगठन को चलाए और जो आरएसएस का एजेंडा है हिंदुत्ववाद का, राष्ट्रवाद का, उसको आगे बढ़ाए। लेकिन मामला खटाई में वही पड़ जाता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, खासतौर से मोदी जी, अमित शाह या जेपी नड्डा की कोई बात ही नहीं, उनको तो जो कहेंगे मोदी मान लेंगे। इसको कैसे, इस कवायद को पूरा किया जाए? और ये सवाल दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के तुरंत बाद तक इस पर फैसला होना है कि भाजपा का असली राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इतना पेच कभी भी नहीं फंसा, क्योंकि आरएसएस ने पेच फंसाया नहीं। जो भी किसी को लाके बैठाया जाता था, कहा था ठीक है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार आरएसएस डू और डाई की लड़ाई लड़ रही है। किसी भी कीमत पर किसी हल्के व्यक्ति को या यशमैन को हम नहीं बैठने देंगे।
अब मोदी जी के लिए भी समस्या हो चुकी है। वो भी सोच रहे हैं कि संजय जोशी के नाम को ही हमें आगे बढ़ाना पड़ सकता है। संजय जोशी भी इस बात को समझ रहे हैं कि पुरानी कड़वाहट को दफन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कल आप संगठन में आ जाएं तो फिर पुरानी किताबें उसका पोस्टमार्टम चालू कर दें। इसलिए इस बारे में आरएसएस को भी बहुत स्ट्रांग होना होगा कि संजय जोशी क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे या ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे जिससे सीधे सरकार से टकराव हो जाए, क्योंकि सवाल इस बात का है कि उनको लाया इसीलिए गया है कि सरकार और जो संगठन है उसके समन्वय को बना के राष्ट्रवाद के एजेंडा को या जो संघ का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जाए। अगर टकराव होगा तो फिर काम रुक जाएगा। इसलिए योगी जी अब इस बर्फ को पिघलाएं जिससे कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो संजय जोशी को एक्सेप्ट करे, वसुंधरा को एक्सेप्ट करे, प्रवीण तोगड़िया को एक्सेप्ट करे, किसी को करे। देखिए संघ चाहता है कि अब ये क्रीमी लेयर है हमारी, इस पर कुछ भी आप फैसला ले सकते हो, क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं कि अगर भाजपा को लंबे समय तक देश की राजनीति में अहम भूमिका अदा करनी है तो सरकार और संगठन की मजबूती बहुत जरूरी है, क्योंकि अब विपक्ष एक भी मौका आपको देगा नहीं। जाति जनगणना जैसे विवाद भाजपा को बैकफुट पिला के खड़ा कर चुके हैं। अगर 2-3 स्टेट का चुनाव हार गए तो भाजपा के अंदर से ही विद्रोह पैदा हो जाएगा और इस विद्रोह को दबा पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बहुत फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए जब आप मजबूत होगे तो आप लड़ पाओगे। जीतोगे कि नहीं जीतोगे तो बात की बात है, क्योंकि यूपी का 9 जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें ही एक लंबी कवायद देखने को पड़ रही है। किन कारणों से मलकीपुर का चुनाव नहीं हुआ, फिर यूपी के चुनाव की डेट को आगे पीछे किया गया। ये संकेत साफ दे रहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल जब महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तभी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठे थे, और सवाल कहीं ना कहीं जाता है कि भाजपा के पक्ष में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिल रहा है। सरकार की छवि भी खराब हो रही है, भले उसका इसके अंदर कोई रोल हो या ना हो। ऐसे में चाणक्य न चाहने के बावजूद भी ये बर्फ पिघली है, लेकिन इसमें योगी जी भी अब चाहते हैं कि अगर उनका उपयोग आपको चुनाव में करना है, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड, तो 2 नावों की सवारी नहीं होगी। इस जहर उगलने वाले को साइडलाइन करना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री के साथ योगी जी का समन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई ब्रांड लीडर नहीं है। वो जहर उगल करके हिंदुत्ववाद की बात करता है। योगी जी के साथ ये चीज नहीं है। योगी और असम के मुख्यमंत्री का कोई कंपेयर नहीं है। भले उसको भाजपा के ही कुछ शीर्ष नेताओं ने एक ऑल्टरनेटिव तौर पर आग उगलना सिखाया कि आग उगलोगे तो योगी जी हो जाओगे, लेकिन योगी है। वो कहीं से कूद फान करके नहीं आया, आके कुर्सी पे बैठ गया। योगी तब करके मठ से निकला हुआ वो नेता है जो आज भाजपा के अंदर अपनी धाक जमा के बैठा है। यूपी के आम जनमानस के बीच में अपनी पैठ बना के बैठा है। उसको हिलाने वालों ने बहुत कोशिश की हिलाने की, हिला नहीं पाए, क्योंकि उसके पीछे संघ था, संघ के विचार थे, संघ की नियति थी। आज वही संघ की नियत उसी योगी के साथ है। तभी प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात न करने के बावजूद संघ प्रमुख ने मथुरा में योगी से मुलाकात की। और आज उसी मुलाकात का हवाला देकर के प्रधानमंत्री जी को योगी से 1.5 घंटे तक बैठक करनी पड़ी सेपरेट। बाद में नड्डा जी से मुलाकात होनी पड़ी। भविष्य की राजनीति को संगठन के मामले में कहां लेके जाना है, यानी योगी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना तो यूपी में और ना राष्ट्र की राजनीति में। ऐसे में दोस्तों मामला टेढ़ी खीर है, बर्फ पिघली है, इसमें कोई शक नहीं। योगी नहीं तो संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया, वसुंधरा, ये सारे वो नाम हैं
जो कोई ना कोई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हैं मोदी जी के संबंधों के कारण। इनके संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब चुनना तो इसी में है। और राजनीति के अंदर कभी 1-1-2 भी होता है और करीब 1-1-11 भी होता है। ये वक्त का तकाजा है दोस्तों कि हम उसको 1 और 1-2 समझेंगे या 1-11। अब आते हैं महाराष्ट्र की एक बहुत ही अहम खबर की तरफ। इस पर तो निश्चित रूप से संघ बैठा है तो कोई ना कोई अहम फैसला करा लेगा, और भाजपा अध्यक्ष योगी हो या संजय जोशी, इस पर कोई शक नहीं कि आने वाला अध्यक्ष प्रखर ओजस्वी हिंदुत्ववाद का हिंदुत्व का चेहरा होगा। इसमें कोई शक नहीं। वो यसमैन नहीं होगा, वो गेट कीपर नहीं होगा खड़ा होकर के दरवाजा खोलेगा। वो संगठन की मजबूती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला नेता होगा जो भाजपा का अध्यक्ष होगा। अब महाराष्ट्र में जो नया खेल हुआ है दोस्तों, महाराष्ट्र में वैसे भी महायुति की हालत पहले से खराब थी। महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और शरद पवार, महायुति यानी कि भाजपा, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। अब सवाल इस बात का है कि बीच में एक तीसरा कोण पैदा हुआ था जिसको देख करके महायुति को बहुत ही जान में जान आई थी। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रखरवादी नेता जनक मनोज जरांगे पाटिल ने यह कहा था कि अब हम खुद चुनाव लड़ेंगे। इसको देखकर महायुति को बड़ी शांति मिली थी कि अगर जरांगे की कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं तो मराठी वोट जो सरकार के एंटी अभी तक आंदोलन चल रहा था उसका वो वोट बटेंगे, और जो वोट महाविकास आघाड़ी को जा रहे थे कम से कम उनके कैंडिडेट को जाएंगे, तो इससे फायदा महायुति को होगा। लेकिन इस महाराष्ट्र की राजनीति में एक धूर्त पॉलिटिशियन बैठा हुआ है। उसकी उम्र भी मत जाइए, जितनी लोगों की उम्र होती है उतनी उसने राजनीति में बिता दी है। उसका नाम है शरद पवार। और मराठा राजनीति के इस अग्रणी नेता को, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया था, मनोज जरांगी पाटिल, इसने आज एक घोषणा कर दी कि मेरा कोई भी कैंडिडेट इस चुनाव में नहीं लड़ेगा। यानी मराठा वोट जो सरकार के विरोध में जाने वाला था आरक्षण आंदोलन के माध्यम से, वो अब विरोध में नहीं जाएगा। यद्यपि जरांगी पाटिल साहब का कि हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, न समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम मराठावासी को ये बता रहे हैं कि आपको किसको हराना है और किसको जिताना है ये आप जानते हो। संकेत बहुत साफ है। उनका आंदोलन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ था, और आज महाराष्ट्र सरकार का मतलब महायुति है। तो अगर महाराष्ट्र सरकार का विरोध था तो समर्थन किसका होगा? महाविकास आघाड़ी। यानी कि अब महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति की हालत पहले से और खराब हो रही है, और महाविकास आघाड़ी उनके जरांगे के इस कदम से कहीं ना कहीं मजबूत और बढ़ेगा, उसकी मजबूती बढ़ेगी। चुनाव क्या होगा दोस्तों, न सर्वे कुछ बता पाएंगे, न चुनाव का समर्थन और विरोध करने वाले बता पाएंगे, क्योंकि अब चुनाव का परिणाम ही ईश्वर ही जानता है क्या होता है। लाख सारे सर्वे कहें कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का परिणाम जो होता है वो ईश्वर जानता है कि नहीं जानता, किसी को नहीं पता होता। तो परिणाम क्या होगा आप कुछ नहीं कह सकते। जो होगा आम जनमानस के हित में होगा, जनता की अदालत का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सबको मानना पड़ेगा। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे इस दिल्ली सहारा की YouTube चैनल की और मजबूती देखना चाहते हैं, तो अगर कोई आप आर्थिक योगदान करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन डिटेल से वहां जाकर के आप कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली सहारा की पूरी कोशिश है कि आपका जितना आभार प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। कल फिर मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।